हेलो फ्रेंड्स, जीतने वालों को मेरा सलाम। क्योंकि एक दिन हम सभी जीतेंगे। इस राह यूपीएससी की हमारी आर्ट ऑफ क्रैकिंग यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 का पार्ट 2 हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। पार्ट 1 को आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। ठीक है। पार्ट 1 में जो हमने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे उसका सिर्फ एक बंदे ने सही साथ जवाब दिया है, वो है सुशांत वर्मा। ठीक है। सुशांत वर्मा ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। थैंक यू सुशांत। अब हम इसका पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और आपको अगर आपको डिटेल पीडीएफ चाहिए इसकी तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा 2011 पेपर का डिस्कशन है बेस्ड ऑन एलिमिनेशन टेक्निक। ठीक है। एलिमिनेशन टेक्निक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द अबव इज आर द एमिशंस फ्रॉम द कोल कंबशन एट ए थर्मल पावर प्लांट। ठीक है। अब देखिए, इसमें से पूछा था कौन कौन से एमिशन होते हैं फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट। ठीक है। तो आपको पता है कि CO2 जो है ये सबसे ज़्यादा हमारी कौन सी है, ये ग्रीन हाउस गैस होती है। ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो अगर किसी को ना भी पता हो तो ये आंख मूंझ के ये तो तुम लगा ही सकते हो पहला ऑप्शन, तो ये दोनों ऑप्शन हटा दो। ठीक है। अब तुम्हें पता है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। ठीक है। इन दोनों के बारे में तुम्हें क्या लग रहा है, मतलब क्या कॉल लगता है कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। इसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक जानना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में कहा था कि एलिमिनेशन टेक्निक जो है ना हमारी, ये हमारा सेकेंडरी वेपन होना चाहिए। प्राइमरी वेपन हमारा नॉलेज होना चाहिए। जब आप शंकर आईएएस में जाओगे, ठीक है, वहां पे जब आप एयर पोल्यूशन में जाओगे, एयर पोल्यूशन में, और आप वहां पे पढ़ोगे कुछ फोटोकेमिकल स्मोक वगैरह। ठीक है। फोटोकेमिकल स्मोक और भी बहुत सारे एयर पोल्यूटेंट, तो उस पर आपको ऑक्साइड और सल्फर और नाइट्रोजन मिलेगा। ठीक है। तो उससे आपको पता चलेगा कि हाँ, कोल कंबशन से जो थर्मल पावर होता है उससे भी ये चीज़ रिलीज होती है। अगर ना भी पता हो ना तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि देखो, ये गैसेज हैं भाई साहब। ठीक है। और जहाँ तक तुम्हें पता है सल्फर एक निगेटिव टर्म है, सल्फर निगेटिव है। ठीक है। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन भी एक हद तक निगेटिव टर्म होता है। तो अब देखो, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि बस एक गैस हो। और पॉसिबिलिटी है यार कि हो सकता है कि 0.0001% ही ये रिलीज हो रही हो। ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि ये जो है ऑक्साइड ऑफ सल्फर 0.00000001% हो। तो इतनी ब्रॉड पॉसिबिलिटी का ये क्वेश्चन है कि आप इन दोनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर ही नहीं सकते। आपको भी लगेगा मतलब कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, आंसर डी। इस बार हमने हिंदी में भी क्वेश्चंस को रखा है। ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके हिंदी वाले जिसको हिंदी में कंफर्टेबल हो आप हिंदी में पढ़ना। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन आता है डी। और आप प्लीज इस ऑप्शन का डिटेल फॉर्म में जाना। ठीक है। इसको आप वीडियो पॉज करके आराम से देखना या पीडीएफ डाउनलोड करना हमारे टेलीग्राम चैनल से, वहां आप इसको डिटेल तरीके से पढ़ना। ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं इससे आपसे पूछ लेता हूँ जो आपको कमेंट करना है कि फ्लाई ऐश के यूजेस क्या क्या हैं। ठीक है। जो आप मुझे कमेंट करना। ठीक है। और ये देखना कि इन बाकी सब गैसेस के आप बिल्कुल ध्यान से याद कर लेना, क्योंकि होता क्या है ना, इसे 2011 में इसने पूछा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे। अब 2012 में क्या करेगा, इनमें से कोई और दे देगा गैस और उसके बारे में पूछ लेगा। ठीक है। आप मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड का हेमोग्लोबिन से क्या रिलेशन है वो मुझे बताओ। ठीक है। इसके बारे में आप मुझे कमेंट करना। ये आपका साइंस का देखो एक क्वेश्चन यहाँ से भी तैयार हो गया। तो क्वेश्चन ऐसे ही तैयार होते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की, जहाँ बोला गया सैटेलाइट यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन आर केप्ट इन जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। पहला क्वेश्चन तो यहीं से निकाल लो कि ये फ्यूचर में क्वेश्चन आ सकता है कि टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट किस ऑर्बिट में प्लेस की जाती हैं। ठीक है। तो ऐसे ड्रिलिंग की जाती है PYQ की। तो ये याद रखना, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से। ठीक है। सैटेलाइट इज यूज टू बी इन सच ऑर्बिट व्हेन, कब। ठीक है। पहली बात तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता क्या है। अब देखो, ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल उसके उर्जे पुर्जे खोल देने हैं अपन को। ठीक है। तो पहला आपका नोट्स यहीं से बनेगा कि भैया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता क्या है। अगर मान लो किसी चीज का कुछ नहीं समझ में आ रहा हो ना, तो हर बार, या कह सकते हो आप 99% पॉसिबिलिटी होती है उस चीज का मतलब उसके नाम में छुपा होता है, जियो प्लस स्टेशनरी। अब तो बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्या आपको समझ में आ चुका है ना। स्टेशनरी यानी कोई भी एक ऐसी चीज जो क्या होगी, फिक्स होगी, फिक्स दिख रही होगी। ठीक है। तो आप इसके बारे में जरूर आप गूगल करो।
और खुद से नोट्स बनाओ, क्योंकि होता क्या है ना कि जैसे आप गूगल करोगे और फिर से आप इसको जब लिखोगे तो आपके दिमाग में ये चीज छप जाएगी क्या है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, इस पे क्या बोला, द ऑर्बिट इज जियोसिंक्रोनस। देखो आपको दूसरा टर्म यहाँ से मिल गया कि भाई ये क्या है, और तीसरा आपको काम करना है कि इन दोनों में डिफरेंस ढूंढना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या है। ठीक है, अब देखो द ऑर्बिट इज सर्कुलर। अच्छा, द ऑर्बिट इज क्या बोल रहा है आपका कि द ऑर्बिट कैसा होगा आपका, सर्कुलर होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने उस पे। तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द ऑर्बिट लाइज इन द प्लेन ऑफ अर्थ इक्वेटर। अच्छा, ठीक है, द ऑर्बिट इज एन एल्टीट्यूड ऑफ 2236 किलोमीटर। देखो, जिसने भी मेरा पार्ट वन देखा होगा उसको बहुत अच्छे से पता होगा ये डाटा, फैक्ट, ये चीज़ों की गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा होती है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो जैसे इसने बहुत स्पेसिफिक चीज़ दे दी, हमारा पहले ही हम अपने कान खड़े करेंगे और ये देखेंगे कि भाई साहब ये स्टेटमेंट गलत हो सकती है। तो जैसे ही हमने फोर्थ को एलिमिनेट किया, हम अपने आंसर की ओर पहुंच गए, जो कि है आंसर ए। ठीक है, देखो इनमें से अगर कुछ ना भी पता हो ना तो भी हम कैसे आंसर तक पहुंच गए। ठीक है, लेकिन आंसर तक पहुंचना ही काम नहीं है, वरना पीवाईक्यू को किसी काम का नहीं होगा। आपको गूगल करना है इसकी हर एक चीज। ठीक है, इस ऑर्बिट का एल्टीट्यूड क्या होता है, ठीक है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है, ठीक है, ऑर्बिट सर्कुलर होता है, ये तो खैर चलो कॉमन बात है। ठीक है, चलो मैं तुम्हें जियो सिंक्रोनस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, जियो सिंक्रोनस जो ऑर्बिट होता है, इस ऑर्बिट अराउंड द अर्थ ऑफ अ सैटेलाइट। ठीक है, जो कि अर्थ की रोटेशन को मैच करते हैं। सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है, किसी चीज से सिंक्रोनाइज हो जाना। ठीक है, देखो जो जियो सिंक्रोनस का मतलब होता है ना, जियो सिंक्रोनस, ठीक है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि जब कुछ ना समझ में आए ना तो बस उसका संधि विच्छेद कर दिया करो। ठीक है, सिंक्रोनस का मतलब किसी चीज को हम सिंक्रोनाइजेशन करते हैं, यानी वो अर्थ के रोटेशन के साथ सिंक्रोनाइज हो जाता है। ठीक है, इसलिए वो क्या होता है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। ठीक है, अब ये देखिए, ये इसका डिटेल स्टेशन, ये देखिए जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है। ठीक है, अर्थ विद ऑर्बिट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अर्थ रोटेशन। ठीक है, इतना टाइम लगता है इस पर, ट्रेवलिंग एग्जैक्टली एट द सेम स्पीड। तो इससे क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा रिलेटिव स्पीड का एक कंसेप्ट आता है हमारे पास। ठीक है, अगर आप जैसे ट्रेन में सफर कर रहे हो और दो ट्रेन एक साथ मूव कर रही हैं, तो ऐसा नहीं लगेगा हम दोनों बिल्कुल फिक्स हो चुके हैं, स्टेशनरी लगता है ना। तो उसी बारे में बोला गया है कि जब बिल्कुल ये जो ऑर्बिट में रिलेटिव स्पीड होती है ना, सेम होती है जितनी अर्थ की रोटेशन स्पीड होती है, तो इसके कारण रिलेटिव स्पीड का यहाँ कंसेप्ट लगता है और चीजें कैसी दिखती हैं, स्टेशनरी। इसीलिए हम इसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि इंडिया has experienced persistent and high food inflation in the recent past। ये recent past भाई 2011 के हिसाब से, अभी के हिसाब से मत लगा लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये 2011 के हिसाब से, व्हाट कुड बी द रीजन। देखो कितनी बड़ी पॉसिबिलिटी पूछा है कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, यानी डोमेन इसका बहुत बड़ा है, इस क्वेश्चन का एक लार्जर व्यू कवर करेगा। ठीक है, तो नैरो स्टेटमेंट्स ज्यादा चांसेस होंगे कि गलत होगी यहाँ पे। ठीक है, तो आ जाओ ऑप्शन में चलते हैं। ड्यू टू ग्रेजुअल स्विच ओवर टू द कल्टीवेशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप, द एरिया अंडर कल्टीवेशन ऑफ अ फूड ग्रेन हैज स्टेडीली डिक्रीज्ड इन द लास्ट 5 ईयर अबाउट बाय 30%। तो जिसने भी पार्ट वन देखी होगी, पार्ट वन हमारी देखी होगी, उसको ये वर्ड चमक गया होगा। ठीक है, ये वर्ड उसको चमक गया होगा, स्टेडली इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, ये वर्ड उसको चमक गया होगा कि ये वर्ड आते ही 99% पॉसिबिलिटी है कि ये गलत हो। और बात किया गया है पिछले लास्ट 5 साल की। ठीक है, तो हमें पहले ही डाउट हो गया इस स्टेटमेंट के ऊपर। अब देखते हैं, एज अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंक्रीजिंग इनकम द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ द पीपल हैड अंडरगो सिग्निफिकेंट चेंज। ठीक है, बिल्कुल सही बात है भाई, पैसे ज्यादा होंगे तो हम डोमिनोज में जाएंगे, पैसे कम होंगे तो हम पानी पूरी खाएंगे। ठीक है, तो ये तो मतलब एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। द फूड सप्लाई चेन हैज स्ट्रक्चरली कांस्टेंट। ठीक है, स्ट्रक्चरल कांस्टेंट हो सकते हैं बिल्कुल, कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट की बात की नहीं गई है, बहुत ही ब्रॉड व्यू इस पर डिस्कस किया गया है। ठीक है, अब देखो पहले स्टेटमेंट को जैसे ही हम अपना काटेंगे तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, ऑप्शन थ्री। और आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, आंसर बी। ठीक है, सबसे पहले तो आप इन्फ्लेशन देखो। अब यहाँ से आपको मैं कीवर्ड बताता हूँ आपको क्या क्या
HW करना है आपको होमवर्क, ठीक है। इन्फ्लेशन देखो, फिर इन्फ्लेशन का टैक्स पे डिपेंडेंस देखो कि क्या क्या होता है, ठीक है। आपका इन्फ्लेशन का डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर चेक करो कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है डिमांड सप्लाई के ऊपर, ठीक है। इस चीज को आप जाके अपने नोट्स में चेक करो, ठीक है। और ये रहा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। आप इसकी जब PDF डाउनलोड करना ना टेलीग्राम से, उसके बाद आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हो। वैसे इस पर डाटा बहुत रेलेवेंट होगा नहीं, क्योंकि ये डाटा जो है ना, ये 2011 के हिसाब से, तो ये डाटा मत याद करना यहाँ से, बस बेसिक बेसिक चीजें याद देख लो क्या होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या बोल रहा है कि एट प्रेजेंट, प्रेजेंट यानी 2011, साइंटिस्ट कैन, देखो आ गया ना साइंस एंड टेक का क्वेश्चन और कैन की बातें आ गई, यानी ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ब्रॉड कैटेगरी है। डिटरमाइन द अरेंजमेंट और रिलेटिव पोजीशन ऑफ जीन और DNA सीक्वेंस ऑन अ क्रोमोसोम, हाउ डज दिस नॉलेज बेनिफिट अस। अब देखो ये कैन की बात किया है, यानी पॉसिबिलिटी की बात किया है, और जब पॉसिबिलिटी की बात की है तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, ये याद रखना, ठीक है। इस क्वेश्चन पॉजिटिव स्टेटमेंट सारी इसकी पॉजिटिव टोन को याद रखना। ये क्वेश्चन पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, पॉसिबिलिटी वाली हर एक चीज करेक्ट होने के चांसेस ज्यादा है। इट इज पॉसिबल, पहले ही बोल दिया, इट इज पॉसिबल टू नो द डिग्री ऑफ लाइफ, जो ठीक है भाई, पॉसिबल कैन दोनों पॉजिटिव है, तो ये स्टेटमेंट सही हो सकती है। इट इज पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ ऑल ह्यूमन डिसीज। एक्सट्रीम वर्ड ध्यान में है तुम्हारे, क्या है ये ऑल, ये मैंने अपने पार्ट 1 की वीडियो में कवर किया है। और जो पार्ट 2 से देख रहे हैं ना, आप प्लीज एक बार जाके पार्ट 1 जरूर देखना, क्योंकि तभी आपको इन सब वर्ड का मतलब समझ में आएगा, जहाँ पे मैंने इनका यूजेस दिखाया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड वर्ड क्या आ रहा है, ऑल। ऑल है, इसका मतलब स्टेटमेंट 2 गलत होने की चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट जाते हैं, इट इज पॉसिबल टू डेवलप डिसीज रेजिस्टेंट एनिमल, ठीक है। पॉसिबल, ब्रॉड स्टेटमेंट। क्वेश्चन भी हमारा कैन की बात कर रहा था, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा था, ये दोनों पॉसिबल स्टेटमेंट सही है। ये स्टेटमेंट क्यों गलत है पॉसिबल होने के बाद भी, क्योंकि इस पे एक्सट्रीम वर्ड और छुपा है। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट एंड थर्ड। तो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये आप, फिर से मैं कह रहा हूँ, इसको आप टेलीग्राम से डाउनलोड करके इससे बेसिक बेसिक पॉइंट निकालना, ठीक है। बहुत डाटा के पीछे मत भागना, क्योंकि ये 2011 के हिसाब से डाटा होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, जो कि क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब द फिजिकल स्टिमुलस, ठीक है। फिजिकल स्टिमुलस का सबसे पहले तो आपको मतलब पता होना चाहिए कि भाई साहब ये किस खेत की मूली का नाम है, ठीक है। इसका आप मीनिंग मुझे कमेंट करना कि इसकी मीनिंग क्या है, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको इसका मीनिंग बताता हूँ, ठीक है। पॉज करके यार लिख देना, ठीक है। मतलब ये मत करना कि मेरा सुनने के बाद आप लिख रहे हो, वरना अपने साथ आप चीटिंग करोगे, देखो, ठीक है। फिजिकल स्टिमुलस, स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, किसी को पुश करना, पुश करना, ठीक है। मतलब किसी चीज को बढ़ावा देना। फिजिकल आपको पता है कि ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है, तो कुछ बात होगी पैसे वैसे की बात होगी। तो ये क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, इनकरेज करती है। अब किसको इनकरेज करेगी, प्राइवेट सेक्टर को, फॉर द इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। कैसे, बाय एक्सपेंशनरी, अपनी जो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी से, ठीक है। और इसको बोलते क्या है, मैं आपको ये के वर्ड छोड़ रहा हूँ, जो कि आप मुझे गूगल करना, और इकोनॉमिक्स, ठीक है। चलो बता ही देता हूँ यार, केनेशियन इकोनॉमिक्स को बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, अब चलते हैं अपने स्टेटमेंट की ओर। क्या कह रहा है, इट इज अ, अब मैंने बता ही दिया ना कि एक तरीके का क्या है, पुश है गवर्नमेंट की ओर, ठीक है। अब देखो, इट इज अ मैसिव इन्वेस्टमेंट, ओहो, बाय द गवर्नमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू इंश्योर दैट सप्लाई ऑफ गुड टू मीट द डिमांड सच कॉज्ड बाय द रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो कितने ज्यादा इस पे एक्सट्रीम वर्ड है, तो पहला ये मैसिव, दूसरा ये रैपिड, ठीक है। ये दो एक्सट्रीम वर्ड आ रहे हैं, यानी बहुत चांसेस हैं कि ये स्टेटमेंट नेगेटिव और गलत होगी हमारी। इट इज एन इंटेंस affirmative action of the government to boost economic activity in the country। देखो कितने प्यार से ये स्टेटमेंट गई है, ठीक है। तो एक बार इसको रोक लेते हैं, आगे भी चलते हैं। इट इज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव
इंटेंसिव एक्शन ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू इंश्योर डिस्टर्बेंस ऑफ द लोन डिसबर्समेंट ऑफ अ लोन टू एग्रीकल्चर एंड एलिड सेक्टर टू प्रमोट गैदर फूड प्रोडक्शन एंड करने। देखो ये बहुत ही ज्यादा ना कन्फाइन कर दिया है इस स्टेटमेंट को, ठीक है, इसने स्टेटमेंट को क्या कन्फाइन कर दिया है। ये बहुत ब्रॉड टर्म आपको लग रहा है क्योंकि क्वेश्चन में किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में तो बोला नहीं है। तो जब क्वेश्चन ही बहुत ब्रॉड टर्म का है तो इसका आंसर नैरो नहीं हो सकता, तो चांसेस हैं कि ये गलत हो। इट इज एन एक्सट्रीम अफर्मेटिव एक्शन बाय द गवर्नमेंट टू परस्यू इट पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। देखो आ गया ना यहाँ पे एक्सट्रीम, तो ज़्यादा चांसेस हैं ये भी स्टेटमेंट हमारी गलत हो। तो हमारे पास बचता क्या है, वो है ऑप्शन नंबर 2। तो करेक्ट आंसर जो है इसका वो क्या है, आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये देखो फिजिकल स्टिमुलस के बारे में आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A rapid increase in the rate of inflation is sometimes attributed to the base effect. What is base effect? ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये देखो ये एक बेसिक इकोनॉमी का क्वेश्चन है, बेसिक इकोनॉमी का क्वेश्चन है। मैंने को कहा ही था कि जो एलिमिनेशन है ना ये अपना सेकेंडरी वेपन है, इसको प्राइमरी के जैसे मत यूज करना। पहले आप नॉलेज ले लो उसके बाद वो करो। अब चलो हम स्टार्ट करते हैं कि अगर हमें ना भी पता हो तो भाई हम कैसे जा सकते हैं। बेस इफेक्ट पता चल रहा है, बेस यानी ये बेस हो सकता है, ठीक है, बेस से कुछ इफेक्ट होगा, ठीक है, देखते हैं अब हम इससे क्या निकाल सकते हैं। इट इज द इम्पैक्ट ऑफ ड्रास्टिक डेफिशिएंसी अरे इन द सप्लाई ड्यू टू फेलियर ऑफ द क्रॉप। ठीक है, तो पहले अपने कान खड़े कर लो भाई, क्योंकि आपको यहाँ क्या मिल चुका है, एक्सट्रीम वर्ड। एक्सट्रीम वर्ड क्या है यहाँ पे, ड्रास्टिक। तो चांसेस हैं कि भाई ये कुछ घपला है इस पे। सेकेंड स्टेटमेंट चलते हैं। इट इज द इम्पैक्ट ऑफ द सर्च इन डिमांड ड्यू टू द रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। ओहो हो, फिर से ये क्या आ गया, एक्सट्रीम वर्ड आ गया हमारा। तो चांसेस हैं कि ये भी स्टेटमेंट गलत हो सकती है। अब चलते हैं हम तीसरे स्टेटमेंट की ओर। इट इज द इम्पैक्ट ऑफ द प्राइस लेवल ऑफ प्रीवियस ईयर ऑन द कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, प्रीवियस ईयर की बात कर रहा है, तो जो भी मैथ वाले हमारे स्टूडेंट होंगे वो ये जरूर जानते हैं कि प्रीवियस ईयर को हम बेस मान सकते हैं ना, बेस ईयर। और जैसे हमने बात करते हैं पर नॉर्मल बजट वाले में, तो बेस ईयर हम लेते हैं ना, तो ठीक है, प्रीवियस ईयर बेस ईयर रिलेट हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट जहां तक है थोड़ी रिलेटेबल है हमारे साथ, तो पॉजिटिव हम इसको देते हैं। डी क्या बोल रहा है, नन ऑफ द स्टेटमेंट ए बी सी गिवन द करेक्ट इन दिस कंटेक्स्ट। ठीक है, तो भाई मैंने पहले ही कहा था ऑप्शन डी लगाने के लिए ना बहुत गर्दा चाहिए अंदर, कि नन ऑफ दी अबव। ठीक है, बट हमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसके साथ बन रही है। ठीक है, तो हम जाएंगे अपने ऑप्शन सी के साथ, क्योंकि प्रीवियस ईयर वाली चीज़ जो है ये बेस से मैच कर रही है, प्राइस लेवल का कैलकुलेशन का इन्फ्लेशन रेट पे। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट की यहाँ पे बात की है और यही इन्फ्लेशन की बात यहाँ पे की है, तो क्वेश्चन से मिलता जुलता हमारा ऑप्शन लग रहा है, तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी ज़्यादा प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा आंसर नंबर सी। ठीक है, तो आप देख सकते हो बेस इफेक्ट है क्या, इम्पैक्ट ऑफ द राइज इन द प्राइस लेवल इन द प्रीवियस ईयर ओवर द करस्पॉन्डिंग राइज इन द करंट ईयर। ठीक है, तो ये है हमारा बेस। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट। अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच। ठीक है, क्लोज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच, ये भी आपका बेसिक इकोनॉमी का क्वेश्चन है। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है, ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखो आपको अगर चलो ना भी पता तो मैं आपको हिंट देता हूँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड से क्या मतलब है, यानी कोई चीज़ जो है वो बंद है। हमने ऐसे मान लिया कि ये चीज़ हमारी क्लोज है, यानी इसका यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं है, ये अंदर है बस जो भी है। चलो आ जाओ कुछ आगे बढ़ते हैं हम। द मनी सप्लाई इज फुल्ली कंट्रोल्ड। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि मनी सप्लाई जो है ये फुल्ली कंट्रोल है। अच्छा, इसके बारे में रोक लेते हैं इस स्टेटमेंट को, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सट्रीम वर्ड आ गया है फुल्ली, तो इसीलिए इसके चांसेस हैं कि ये गलत हो सकती है। डेफिसिट फाइनेंसिंग टेक्स प्लेस। अच्छा, डेफिसिट फाइनेंसिंग टेक प्लेस कहाँ से होगी भाई, जब ये क्लोज है तो तुम ही सोचो, जब ये क्लोज है सारे रास्ते बंद हैं तो कैसे हो सकती है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये स्टेटमेंट अगेंस्ट में जा रहा है, तो हम इसको भी रोक लेंगे अभी। ओनली एक्सपोर्ट टेक प्लेस, कहाँ से एक्सपोर्ट होगा भाई, जब ये बंद है सब जगह से एक्सपोर्ट कहाँ से होगा, तो ये भी अगर अगेंस्ट में जा रही है।
नाइदर एक्सपोर्ट नॉर इम्पोर्ट टेक्स प्लेस। देखो अब ये स्टेटमेंट जो है क्लोज्ड को शेयर कर रहा है कि हाँ ये क्लोज्ड है, ना ही कोई चीज बाहर जाएगी और ना ही कोई चीज बाहर से अंदर जाएगी। तो ये एक रेप्लिका ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी की बात कर रहा है, ठीक है, मतलब रेप्लिका ऑफ क्लोज्ड की बात कर रहा है। तो जब क्लोज से बात कर रहा है तो हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी ऐसी होती है, इसीलिए ये क्लोज्ड इकोनॉमी का बात कर रहा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा इसके लिए, डी होगा, ठीक है। और क्लोज्ड इकोनॉमी के बारे में आप देख सकते हैं, ठीक है। ये कब तक थी भाई साहब, कोई बता सकता है ये कब तक थी क्लोज्ड इकोनॉमी, उसके बाद इकोनॉमी ओपन कब हुई है हमारी, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विथ रेफरेंस टू द माइक्रो इरिगेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, ठीक है। माइक्रो इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन के बारे में याद रखना कि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस समय का बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है ये। क्यों हॉट टॉपिक है, क्योंकि यार वाटर लेवल जो है ना ये कम होता ही जा रहा है। तो जब वाटर लेवल कम होता जा रहा है तो हम ओपन इरिगेशन जो होता है, जैसे कि ओपन इरिगेशन पर कैनाल वगैरह से जो करते हैं ना, तो ये हम अब प्रेफर नहीं कर रहे हैं। हम जा रहे हैं ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर, ठीक है, इन सब की तरफ हम मूव कर रहे हैं। तो अब देखिए विद रेफरेंस टू द माइक्रो इरिगेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, ठीक है। अब हम चलते हैं फिर स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट लॉस कैन बी रिड्यूस, देखो कितनी अच्छी फ्यूचरिस्टिक बात कर दी ना इसने कि हम फर्टिलाइजर और न्यूट्रिएंट का रिड्यूस कर सकते हैं, यानी ये बात कर दी है पॉसिबिलिटी की। और जहाँ पॉसिबिलिटी की बात हो, मैंने पहले ही कहा था, तो वो स्टेटमेंट सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट, इट इज द ओनली मीन्स ऑफ इरिगेशन इन द ड्राई लैंड इरिगेशन। अरे भाई बच्चे अब बहुत स्मार्ट हैं, इन्होंने हमारी पार्ट 1 की वीडियो देखी है और ये जानते हैं कि ओनली क्या होता है, एक एक्सट्रीम वर्ड होता है। और जहाँ ओनली आ जाए वहीं पे हम ये कट्टम कुट्टी लगा देते हैं कि ज़्यादातर चांसेस हैं कि ये गलत हो सकता है, ठीक है। सॉरी। अब हम चलते हैं थर्ड सेकंड स्टेटमेंट, काटो पहले, ये काटे, ठीक है। इन सम एरिया ऑफ फार्मिंग, इन सम एरिया ऑफ फार्मिंग, यहाँ तक तो इसकी टोन पॉजिटिव जा रही है। सीडिंग ऑफ द ग्राउंड वाटर टेबल कैन बी चेक्ड, देखो आ गई ना पॉसिबिलिटी, कैन बी चेक्ड, कितनी प्यार से स्टेटमेंट जा रही है। इन सम एरिया ऑफ फार्मिंग सीडिंग ऑफ द ग्राउंड वाटर टेबल कैन बी चेक्ड, ठीक है। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि हाँ होता हो। तो ये दोनों स्टेटमेंट पॉसिबिलिटी दिखा रही है, यानी ये पॉजिटिव जा रही है, और इसकी टोन कैसी है, नेगेटिव की है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये रहा माइक्रो इरिगेशन। आप इसके बारे में डिटेल से पढ़ना क्योंकि ये बहुत हॉट टॉपिक है, ठीक है। माइक्रो इरिगेशन के बेनिफिट तो सबसे ज़्यादा पढ़ना, ठीक है। फर्टिलाइजर सेविंग होता है, न्यूट्रिएंट लीचिंग कैन बी रिड्यूस, देखो पॉसिबिलिटी की बात की है। सॉइल इरोजन कम करता है, पेस्ट प्रॉब्लम को कंट्रोल करता है, वाटर लॉस करता है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हेल्प इन रिड्यूसिंग ग्राउंड वाटर डिप्रेशन, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ न्यू ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट नोन एज ब्लू रे डिस्क इज बिकमिंग पॉपुलर, ये पॉपुलर 2011 के हिसाब से पॉपुलर है। इन व्हाट वे इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल डीवीडी, ट्रेडिशनल डीवीडी से ये कैसे डिफरेंट। अब देखो ट्रेडिशनल डीवीडी बोल रहा है ना, तो ट्रेडिशनल जो है ना अपने आप में ही एक ऐसा है, इसका मतलब ये टेक्नोलॉजी में, टेक में थोड़ा पीछे होगा, पीछे होगा, ठीक है। यानी और जो ये है तुम्हारा ब्लू रे वाला है ना, ये एडवांस होगा, यानी कोई भी ऐसी चीज जो इसको पॉजिटिव दिखा रही होगी इसको नेगेटिव दिखा रही होगी, वो स्टेटमेंट सही होने के चांसेस है, ठीक है। अब चलते हैं हम स्टेटमेंट्स की ओर की क्या कह रही है। डीवीडी सपोर्ट स्टैंडर्ड डेफिनेशन वीडियो, ठीक है। एलबीडी सपोर्ट हाई डेफिनेशन वीडियो, ठीक है। देखो तुमको मैंने पहले ही कहा था ना कि जो ये ब्लू रे वाला है इससे एडवांस चीज़ें जो होंगी ये पॉजिटिव स्टेटमेंट हो सकती है, तो ये हाई बोल रहा है और ये स्टैंडर्ड बोल रहा है, तो ये स्टेटमेंट सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं। कंपेयर टू डीवीडी, बीडी फॉर्मेट हैज सेवरल टाइम मोर स्टोरेज कैपेसिटी, देखो ये भी पॉजिटिव बात कर रहा है ना, ये इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है क्योंकि ये एडवांस है, पॉजिटिव है, इसलिए इसकी स्टोरेज ज़्यादा है, बिल्कुल सही बात है, तो ये स्टेटमेंट भी सही होगा। अब हम आते हैं थर्ड स्टेटमेंट, थिकनेस ऑफ द बीडी इज 2.4 mm,
वाइल द थिकनेस ऑफ डीवीडी इज 1.2 है। देखो कितनी बढ़िया बात की है इसने, एकदम दिल को छू लेने वाली। ठीक है, अरे जनाब जब ये एडवांस टेक्नोलॉजी है तो ये ज़्यादा थिक कैसे होगी, 2.4 mm कैसे होगा, और डीवीडी जो है ये 1.2 mm कैसे होगी, ये कम थिक क्यों होगी। ठीक है, एक तो आप इस तरीके से पकड़ सकते हो इसको, दूसरा तरीका है डाटा। ठीक है, जैसे मैंने पहले ही कहा था, जहाँ डाटा दे दे, जहाँ फैक्ट दे दे, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो गलत होगा। तो इसलिए हम स्टेटमेंट 3 को जैसे ही काटेंगे तो फर्स्ट एंड सेकेंड इज दी आंसर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, आंसर इज द बी। ठीक है, ये आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से पीडीएफ डाउनलोड करके वहाँ से आप पढ़ लेना। वैसे ये अब इतना रेलेवेंट नहीं है क्योंकि ये थोड़ा आउटडेटेड हो गया, 2011 की चीज़ें हैं यार। ठीक है, हम 12 साल प्लस हो चुके हैं, अब एक डेकेड आगे आ चुके हैं, तो ये इतना ज़्यादा यूजफुल तो नहीं है मेरे हिसाब से। बट हाँ, एक लॉजिक कैसे लगाना है ना, वो आप हमेशा याद रखें। जैसे देखो, इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर एक क्वेश्चन है अपना अपना वाईफाई और ब्लूटूथ के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। तो ये भी है कि ब्लूटूथ जो है ये थोड़ा पुराना है, ये ट्रेडिशनल है, और ये एडवांस है। मैंने शायद पार्ट 1 में से कवर किया है, शायद मुझे याद आ रहा है। ठीक है, तो ब्लूटूथ वाली जो चीज़ें होंगी ना, ये थोड़ी नेगेटिव चीज़ें होंगी, और एडवांस वाली जितनी चीज़ें होंगी ये पॉजिटिव होंगी, जो कि इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा होगा वाईफाई को। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्या कह रहा है, वाई इज द ऑफरिंग ऑफ टी, क्या लिखा है ये, टीसेट लोन बाय कमर्शियल बैंक अ कॉज ऑफ इकोनॉमिक कंसर्न। ठीक है, टीजर लोन की बात कर रहा है ये, टीजर लोन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई चेक करो कि ये होता क्या है, टीजर लोन। ठीक है, आप लोग क्या करना ना, एक नोट्स वैसे बनाना कि आप एक A4 साइज का ब्लैंक पेपर ले लेना, उस पर 2011 लिखना, और ऐसे ही जैसे टीजर लोन हो गया। ठीक है, टॉपिक 1, टीजर लोन क्या होता है। ठीक है, मैंने ऊपर बात की थी कि इन्फ्लेशन क्या होता है। ठीक है, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट कैसे होता है, किन किन चीज़ों पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो आप ऐसे करके चीज़ों को, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के बारे में देख लेना, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में देख लेना, हाइट का एक बार अंदाजा ले लेना कि कितनी हाइट क्या कैसी होती है। ठीक है, तो अब ऐसे करके ना, आपका मुश्किल से मुझे लगता है ये 3-4 पेज में खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये आपको बहुत काम आने वाली है आगे। ठीक है, अब आ जाओ स्टेटमेंट पे चलते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट क्या कह रही है, टीजर लोन आर कंसिडर्ड टू बी एन एस्पेक्ट ऑफ सब प्राइम लेंडिंग एंड बैंक में exposed to the risk of defaulter in the future। देखो, ठीक है, देखो क्वेश्चन जो पूछा है ना, इकोनॉमिक कंसर्न के बारे में पूछा है। पहले तो क्वेश्चन की टोन को समझो, ये हमारी क्वेश्चन की टोन नेगेटिव जा रही है। ठीक है, अब आते हैं हम ऑप्शन में, टीजर लोन आर कंसिडर्ड टू बी एन एस्पेक्ट ऑफ सब प्राइम लेंडिंग एंड बैंक्स मे बी एक्सपोज्ड टू द रिस्क ऑफ डिफॉल्टर इन द फ्यूचर। देखो डिफॉल्टर की बात कर दी ना, मे बी एक्सपोज टू द डिफॉल्टर, यानी इसने भी नेगेटिव टोन की बात कर दी है यहाँ पे, तो नेगेटिव से नेगेटिव टोन मैच होगी। अब आते हैं सेकंड ऑप्शन के, इन इंडिया द टीजर लोन आर मोस्टली गिवन टू इनएक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर टू सेटअप मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट यूनिट। देखो, इसको दो तरीके से पकड़ो, पहला एक्सट्रीम वर्ड से पकड़ो, इसको मोस्टली दे दिया है। ठीक है, दूसरा देखो, अच्छा एक तो ये टीजर लोन जैसी चीज इन एक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर को देगा ताकि वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक्सपोर्ट करे, वो भी एक्सपोर्ट यूनिट। देखो कितनी वेग स्टेटमेंट है ना, वेग स्टेटमेंट, यानी इसके गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा इसका, आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये रहा आपका टीजर लोन। ठीक है, ये लोन है जो कि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ऑफर किए जाते हैं इन द फर्स्ट फ्यू ईयर, आफ्टर विच द रेट आर इंक्रीज। ठीक है, ये क्यों ऐसा किया था, ताकि स्टार्टिंग के ईयर में जो बर्डन है ना, इकोनॉमिक बर्डन आपका, इसको रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में चलिए स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी हैज स्टेडीली इंक्रीज इन द लास्ट 5 ईयर। तो जिसने मेरा पार्ट 1 देखा होगा उसको इस क्वेश्चन में तो मजा आ गया होगा। मैंने बात की थी रेट, परसेंटेज, ये सबका कोई ट्रेंड नहीं होता कंटिन्यूस। ठीक है, ट्रेंड नहीं होता कोई भी कंटिन्यूस। देखो इंक्रीज इन द लास्ट 5 ईयर,
तो पहले ही इसी स्टेटमेंट को काट दो। सेकंड चलते हैं, ग्रोथ रेट इन द पर कैपिटा इनकम हैज स्टेडली इंक्रीज इन द लास्ट 5 ईयर। दोनों स्टेटमेंट सिर्फ एक ही कंसेप्ट पे बेस्ड है कि रेट, परसेंट, नंबर, ये कोई कांस्टेंट इनमें कोई ऐसा नहीं होगा कि हम बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या है, होगा आंसर नंबर डी, दैट इज नाइदर वन नाइदर टू। ठीक है, ये डाटा आप देख लेना, ग्रोथ रेट आप देख सकते हो ना, बढ़ी, घटी, फिर घटी, फिर घटी, फिर बढ़ी। तो कोई ट्रेंड दिख रहा है? कोई ट्रेंड नहीं दिख रहा है इस पे। ठीक है, ये सिर्फ ट्रेंड दिखाने के लिए डाटा है, ये कोई डाटा इतना यूजफुल अभी आपको नहीं है, बस आपको एक ट्रेंड दिखाने का है कि कोई भी चीज कंटिन्यू इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगी, इंक्रीज नहीं होगी, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एड इन द फर्दरिंग द गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ? कैन, पॉजिटिव स्टेटमेंट की टोन कैसी है? पॉजिटिव, यानी जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होंगी वो सही होने के चांसेस ज्यादा हैं। कैसे गवर्नमेंट इंक्लूजन ग्रोथ को इंक्रीज कर सकती है? ठीक है, प्रमोट एसएसजी, बिल्कुल सही बात है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करके। ठीक है, प्रमोटिंग एमएसएमई, बिल्कुल सही बात है, प्रमोट करने के लिए। इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू एजुकेशन एक्ट, बिल्कुल सही बात है, राइट टू एजुकेशन एक्ट करेंगे तो उससे हमारी क्या होगा, एजुकेशन से हमारी अवेयरनेस बढ़ेगी। ठीक है, तो इससे जो होगा ग्रोथ भी इंक्रीज होगी हमारी। ठीक है, तो इसका देखो सारी स्टेटमेंट जो है ना कितने पॉजिटिव स्टेटमेंट जा रही है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी, दैट इज ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाई इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसइन्वेस्टिंग इन द इक्विटी इन सीपीएसई, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस? ठीक है, व्हाई इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसइन्वेस्टिंग इन द, क्यों डिसइन्वेस्ट कर रही है? ठीक है, इसका मतलब डिसइन्वेस्ट कर रही है, इसका मतलब थोड़ा सा ना मुझे ऐसा लग रहा है कि निगेटिव जाने की ओर है क्वेश्चन। हो सकता है ये क्वेश्चन नेगेटिव ट्रेंड पे हो। डिसइन्वेस्ट क्यों कर सकती है भाई? क्योंकि लॉस वॉस हो रहा होगा। ठीक है, तो मतलब प्रॉफिट ऑफिट वाली चीजें तो हमें ऑप्शन में काट ही देनी है। अब हम देखते हैं ऑप्शन, द गवर्नमेंट इंटेंड टू यूज द रेवेन्यू अर्न फ्रॉम द डिसइन्वेस्टमेंट मेनली टू पे बैक द एक्सटर्नल डेट। नहीं यार, ये काम तो सरकार नहीं करेगी कि बेच के पैसा लेके डेप्थ को पे करे। ठीक है, ये तो मतलब देखो ना कितनी ये गवर्नमेंट की नेगेटिव इमेज दे रहा है कि सरकार क्या कर रही है, इसको बेच रही है, इससे जो पैसा मिल रहा है उससे अपना कर्जा उतार रही है। अब मैंने पहले ही कहा था, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से रिलेटेड स्कीम, ऑर्गेनाइजेशन, ये कभी निगेटिव बता ही नहीं सकते गवर्नमेंट के बारे में, ये हमेशा पॉजिटिव चीजें बोलेंगे, तो ये निगेटिव होगी। द गवर्नमेंट नो लॉन्गर इंटेंड टू रिटेन द मैनेजमेंट कंट्रोल इन पीएससी। अरे भैया सत्ता का ही तो खेल है, अब सरकार इसे कैसे जाने देगी? ठीक है, तो ये भी है ना, द गवर्नमेंट नो लॉन्गर इंटेंड टू रिटेन द मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ द सीपीएसई। ये भी बहुत वेग स्टेटमेंट है कि गवर्नमेंट को चाहिए ही नहीं भाई, जो करना है करो, हटाओ, बेच के कहानी खत्म करो। ये बहुत ही इररिलेवेंट नहीं आपको दिखा रहा है नेचर, कि भैया इसको केयरलेस नेचर है गवर्नमेंट का, तो कभी नेगेटिव इमेज नहीं आने देगी। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, डी, इट इज नाइदर वन नाइदर टू। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन एस्टेरॉइड एंड कॉमेट्स? सॉरी, एस्टेरॉइड और कॉमेट के बीच में डिफरेंस क्या है? ठीक है, जिनको नहीं पता है प्लीज जाके पहले गूगल करो, उसके बाद आओ और फिर ये क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, अब हम चलो स्टेटमेंट से एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं कि भैया क्या हो सकता है। ठीक है, एस्टेरॉइड आर स्मॉल रॉकी planetoids while comets are formed by a frozen gas held together by rocky and metallic mineral। अच्छा, ठीक है, एस्टेरॉइड क्या होते हैं, स्मॉल रॉकी प्लेनेटॉइड्स विद कॉमेट आर फ्रोजन गैस। ठीक है, कॉमेट जैसे जाता तो आप देखोगे पीछे उसकी टेल आती है ना, तो टेल कैसे आ सकती है? अगर कुछ ना पता हो तो इतना आपको जरूर पता होगा कि टेल आती है। और टेल कैसे आ सकती है? हाँ ठीक है, कुछ फ्रोजन गैस होंगी जिसके कारण ये टेल आती होगी। और मैंने पहले ही कहा था, जब भी यूपीएससी कनेक्ट करता है दो स्टेटमेंट को, ठीक है, तो यहाँ वाली अगर पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगी, अगर ये सही है तो ये भी सही होगी। ऐसा नहीं होगा कि कभी वो कनेक्ट कर दे और यहाँ वाला टर्म डाटा आपको रॉन्ग दे और यहाँ वाला करेक्ट दे, ऐसा कभी नहीं करेगा। ठीक है, तो ये वाला अगर सही है इसका सेकंड पार्ट, तो इसका फर्स्ट पार्ट भी सही होगा। अब हम चलते हैं अपने सेकंड ऑप्शन की ओर।
एस्टेरॉइड आर फाउंड मोस्टली, इसको तो पहले ही नोट कर लो, मोस्टली बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ जुपिटर एंड मार्स। अच्छा, जुपिटर और मार्स के बीच में आ रहा है। वेल कॉमेट आर फाउंड मोस्टली बिटवीन वीनस एंड, देखो ये कितना ज्यादा मस्त गलत किया है इस चीज को, ठीक है। इसको आप चाहो तो नॉलेज से कर लो, या आप चाहो तो इसको कैसे कर सकते हो, एक्सट्रीम वर्ड मोस्टली से उठा लो। वैसे मुझे लगता है कि ये जो है ना, ये आप बिल्कुल वो कर सकते हो, मतलब कि ये आपका नॉलेज के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब नॉलेज इतना तो पता ही होगा आपको, ठीक है, कि एस्टेरॉइड बेल्ट कहाँ पे होती है, मार्स और जुपिटर के बीच में, ठीक है। आ जाओ, चलते हैं हम अपनी थर्ड स्टेटमेंट पे। कॉमेट शो अ परसेप्टिबल ग्लोइंग टेल व्हाइल एस्टेरॉइड डू नॉट। देखो अब ये और ये स्टेटमेंट देखो कैसी जा रही है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट कैसी हैं, करेक्ट है ना, बिल्कुल। ये दोनों स्टेटमेंट, तो ये दोनों स्टेटमेंट की सही होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, यानी जहाँ वन और थ्री नहीं है उसको काट दो। तो अब देखो, वन और थ्री जहाँ पे है, वन और थ्री जहाँ पे, और सेकंड स्टेटमेंट को हमने पहले ही बोला था, या तो आप एक्सट्रीम वर्ड से हटाओ या अपने आप नॉलेज से हटाओ इसे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एस्टेरॉइड ऑर्बिट द सन लाइक प्लैनेट, दे आर मच स्मॉलर, ठीक है। और ये आपको दिया है, मोस्ट ऑफ द स्पेस लेवल कैन बी फाउंड बिटवीन सन, बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर विद इन द एस्टेरॉइड बेल्ट, ठीक है। अब चलिए हम तो चलते हैं अपने, ये देखो फ्रोजन लेफ्ट ओवर, जिससे उसकी टेल बनती है, ये रही इसकी टेल, ठीक है। तो ये टेल कैसे बन सकती है, कोई फ्रोजन गैस ही होंगे तभी बनेगी ये। तो हम यहाँ से इस पर लॉजिक उठा सकते हैं, ठीक है। और ये रही आपकी ऑफिशियल आंसर की। यहाँ पे आप चाहो तो ना तो मैच कर सकते हो, जैसे ये आपको क्वेश्चन नंबर दे रखा होगा यहाँ पे, ये 86 है, ठीक है। तो आपने कोई भी अगर आपको डाउट लग रहा है कि भैया ये लॉजिक नहीं लग सकता, ये लॉजिक कैसे लग गया, तो आपने ऑफिशियल आंसर की से आप इसे ज़रूर मैच करना, ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। अगर आपको ये पसंद आया हो तो दबा के लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाओ नई नई अपडेट्स के लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और हमारे कुछ ये है, हमारी वो सीरीज जो स्टार्ट हुई है, आप 5 मंथ स्ट्रेटेजी वीडियो भी आप ज़रूर देखना कि कैसे हम यूपीएससी की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हमारा 2012 के पीवाईक्यू के ऊपर होगा, ठीक है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, ठीक है, कि भैया डाउट है आ रहे हैं हमें, ठीक है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, टाइम टेबल कैसे बनाया जाए, तो आप हमें मेल कर सकते हो raha upsc@gmail.com पे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड।